यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए, उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी का जो हिसाब किताब है, तो अभी इतने साल से राजनीति में मोदी जी हैं और खास करके लोग जानने लगे जब से वो मुख्यमंत्री बन गए थे गुजरात से, तो उसके बाद से उनका हिसाब किताब अगर देखिए तो मुख्यमंत्री बनते ही गुजरात दंगे करवाए मोदी जी ने गुजरात में चुनाव जीतने के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। पहले कन्विक्ट भी हो गए थे क्योंकि जो एसआईटी टीम जो थी उन्होंने माना था कि मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट था। 2010 का जो एसआईटी था, उसके बाद में 2012 में जो गवाह थे मुकर गए, उसमें एक सुधीर चौधरी भी था, तो वो मुकर गए, तो मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद से फिर मोदी जी का जो हिसाब किताब देखिए तो गुजरात में बड़ा बड़ा इवेंट कराते थे कि वाइब्रेंट गुजरात, और खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ आया नहीं। और जो गुजरात का इकोनॉमी था, तो पहले वहाँ पर सरप्लस था, मतलब कि बजट होता है इतना ज़्यादा, मतलब कि गुजरात में जो टैक्स आते थे तो घाटे का बजट नहीं होता था। लेकिन मोदी जी 12 साल सीएम रहे गुजरात के, और धीरे धीरे करके घाटे में चला गया गुजरात। 4.5 लाख करोड़ का घाटा अभी दिखाता है वहाँ पर गुजरात। तो ये हाल मोदी जी ने गुजरात तक कर दिया था। उसके बाद मोदी जी पीएम बन गए 2014 में। तो यहाँ से मोदी जी का जो शुरुआत हुआ तो झूठ बोलने का, तो 2014 का कैंपेन में आपको याद होगा, गरीब चाय वाला। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि मोदी जी गरीब है, मोदी जी चाय वाला है। तो मोदी जी गरीब चाय वाला बन के आ गए, और उसके बाद में मैं तो ओबीसी भी हूँ, तो ओबीसी का वोट मोदी जी को बम्पर मिला। मोदी जी वायदा किए कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और काला धन जो है शीर्ष बैंक से पूरा लेके आ जाएंगे, और हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख तो यूं आ जाएंगे। इस तरह से मोदी जी झूठ बोल के गद्दी पा गए। उसके बाद में क्या हुआ, तो 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। तो नोटबंदी में बोला था कि 40 दिन का समय दे दीजिए, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझे किसी भी चौराहे पे बुला लेना, जो सजा देना है दे देना। क्या हुआ मोदी जी नोटबंदी का, मालूम चला कि जो इकोनॉमी है वो 2% घट गई। जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लूट है और इकोनॉमी जो है वो 2% घट जाएगी। तो उसके पहले जो इकोनॉमी इंडिया की चलती थी 8%, 9%, तो घट के 6% पे आ गई। और इसमें जो एक तो शॉर्ट टर्म में जो लोग थे, तो किसी का शादी रुक गया, किसी का पैसे के कमी की वजह से वो इलाज नहीं करा पाया, मर गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। फिर लोगों के व्यवसाय में भी नुकसान हुआ। तो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ कि लघु उद्योग बंद हो गए, और लघु उद्योग बंद हुए तो लाखों व्यवसायी जो है रोड पे आ गए, और उनके साथ में करोड़ों जो नौकरी करते थे वहाँ पे वो बेरोजगार हो गए। तो ये बहुत बड़ा मार था देश के इकोनॉमी पर। उसके बाद में मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दिया। तो इतनी हड़बड़ी में लागू करने की क्या वजह थी? जीएसटी तो कांग्रेस भी चाहती थी कि सेंट्रलाइज, मतलब एक सिस्टम रहे, तो उससे जो जीएसटी का जो कैलकुलेशन होता है आसान हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि वो हर चीज पे जीएसटी जो होता है, तो वो क्या होता है कि आप एक चीज, कोई कच्चा माल आता है, उससे कोई उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाता है,
वो कहीं और जाता है, वहाँ पे उसमें और ज़्यादा मतलब उसको कच्चा मान के उसमें कुछ और प्रोसेसिंग होती है। इस तरह से ये वैल्यू चेंज चलता है। तो इसमें जीएसटी जो होता है तो वो फाइनली जो आना चाहिए, जो कंज्यूमर है, जो लोग उसको खपत करते हैं, तो उनको ज़्यादा मारना पड़े। तो इसीलिए कांग्रेस उसको बहुत ज़्यादा उसको हिसाब किताब करके अभी लाना चाहती है। इसके लिए वक्त लगता है और मोदी जी एकदम धड़ाम से लेके आ गए। तो वैसे में क्या हुआ कि फिर से लघु उद्योगों पर मार पड़ी। आज भी जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है तो लघु उद्योग नहीं जानते। तो वहां से फिर से करोड़ों नौकरियां चली गई, बहुत सब लघु उद्योग बंद हो गए। तो यहाँ से भी जबक पड़ी इकोनॉमी की, और वहां से जो सफर चालू हुआ, आज भी देश जो है वो मार घेर रहा है। फिर लॉकडाउन भी वैसे ही मोदी जी ने किया, जब कोरोना आया तो वहां भी वैसी हालत कर दिए, एकदम से पूरा बंद कर दिया, एकदम अचानक पूरे देश को, पूरे देश पे ताला लग गया। तो अब लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, जो थे कहीं कहीं पे वो फंस गए। अब जैसे कि जो शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो किसान और जो गरीब जो गांव से आते हैं शहरों में छोटे मोटे काम करने के लिए, तो वो बेचारे शहर में फंस गए। अब उनके पास पैसे नहीं थे, किराए कहाँ से देंगे, क्योंकि वो तो किराए पे रहते हैं, उनका मालिकाना हक तो शहर में होता नहीं है। तो बेचारे देखे आपने कि फिर करोड़ों जो गरीब लोग थे वो पैदल चलना चालू किए सड़कों पर। मार्च का महीना था, गर्मी, और उसमें पूरे देश में ऐसा दिखा कि लोग बेचारे मजबूर हो गए थे ऐसे जाने के लिए। तो ये मोदी जी की देन थी। उसके बाद से अभी भी जो है हालत वैसी है। तो मोदी जी का जो झूठ का प्रचार है तो वो थमा नहीं। तो अभी ये मोदी जी बहुत बुरी तरह फंस गए कि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड है चुनावी चंदा। तो 2017 में मोदी जी ने एक कानून बनवाया, उस समय अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि जो चुनावी चंदा आता था जितने भी पार्टियों को, तो वो पहले तो कैश में आता था या चेक से आएगा या ऑनलाइन पेमेंट भी होगा। तो उसमें मोदी जी ने बोला कि मैं एकदम उसको ट्रांसपेरेंट करा दूंगा कि उसमें धांधली होती है, कि लोग जो है वो गड़बड़ी करते हैं, और ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। तो इसमें ऐसा कर दिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक समझ लीजिए कूपन की तरह है, कि किसी ने खरीद लिया कूपन और उसके बाद किसी को दे दिया और वो उस कूपन को भुना लिया। तो इसमें जो देने वाला है उसका नाम गुप्त रखा जाए, और जो लेने वाला है उसको तो अपना बना लिया, अपना खर्चा कर लिया चुनाव के लिए। तो ये जो स्कीम था तो इसमें धांधली थी शुरू से। और क्या धांधली थी कि जो चंदा, चुनावी चंदा कोई भी देता है तो उसका नाम उजागर होना चाहिए, जो पहले था। लेकिन मोदी जी ने उसको ऐसा कर दिया कि उजागर नहीं होना चाहिए। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चला। तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई। मोदी जी के जो वकील लोग बोलते रहे, सॉलिसिटर जनरल, कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि चुनावी चंदा किसने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम गलत है, चुनावी चंदा जो है वो जनता को जानने का हक है। क्योंकि जो सरकार, जो भी पार्टी सरकार में होगी, जो विपक्ष में है तो ठीक है, उसको तो उसके बाद में कोई हक नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है कि वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, ठेका दे दे, कुछ काम करा ले। लेकिन सरकार में जो होते हैं तो उनके पास तो पूरा ये अधिकार होता है, तो इसका मिसयूज होगा। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किसने चंदा दिया, क्योंकि उसको कुछ फायदा पार्टी पहुंचाएगी, वाजिब सी बात। तो जो वोटर है तो उसको मालूम होना चाहिए कि किसने चंदा दिया और उसको पार्टी ने किस तरह से उसको फायदा पहुंचाया। ये जो लिंक है ये जानना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया, बोला कि गैर कानूनी है इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके बाद से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको बंद कर दिया गया।
तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये किस्सा उठा तो बहुत सारी चीज मालूम चली कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं तो वो या तो चंदा दे के या फिर धंधा ले रही थी। मोदी जी 400 करोड़ के लिए चंदा लिए और उसको 4000 करोड़ का ठेका दिलवा दिए, काम दिलवा दिए सरकारी। दूसरा तरीका था कि हफ्ता वसूली। तो कोई कंपनी है वो चंदा नहीं दे रही है मोदी जी को, तो मोदी जी की ईडी पहुंच जाएगी उनके यहाँ और उनको धमकाएगी, जेल में डालेगी, तो मजबूरी में उनको चंदा देना पड़ेगा। उसके बाद में और तरीका है कि पहले ठेका दे दिए मोदी जी और उसने कंपनी ने कहा कि ठीक है बाद में मैं चंदा दे दूंगा, तो चंदा दे दिया। फिर जो शेल कंपनीज हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में यह था कि विदेश से भी कोई कितना भी चंदा दे सकता है। तो जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है उस तरीके से पैसा घूम के मोदी जी के पास में आया, ये सब काला पैसा था। और जितना भी मतलब पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आएगा काला पैसा, क्योंकि एसबीआई कभी भी जांच नहीं करेगा कि किसी ने कोई पैसा दे रहा है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है और उसका क्या हिसाब किताब है, टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, ये सब चीजें जांच का विषय नहीं है। तो पूरा काला पैसा आ रहा था। और फिर जो खुलासा हुआ तो मालूम चला कि 50% जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और 50% जो है वो जितनी भी विपक्षी पार्टियां मिला के मिली, है ना। करीब 16,000 का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड बिका, उसमें से 8,000 बीजेपी को मिला। तो इस पे अब मोदी जी घिर गए हैं। तो एक फर्जी इंटरव्यू दिए स्मिता प्रकाश जो ANI की मालकिन है। तो मोदी जी अब उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें उसी से तो मालूम चल रहा है कि ये जो चुनावी चंदा किसने दिया और कब दिया। और ये तो मतलब कि ट्रांसपेरेंसी आ गई ना, पहले तो पता ही चलता था। तो कितना मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। खुद उनके सॉलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील वो कोर्ट में क्या बोले थे कि जनता को जानने का हक नहीं है कि चुनावी चंदा किसने दिया किस पार्टी को। और यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है इसीलिए मालूम चला, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड था इसलिए मालूम नहीं चल रहा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सब निकलवाया उगलवाया तब जाके मालूम चला। तो मोदी जी का झूठ जो है अनवरत चालू है। और बाकी जो मोदी जी के और भी कार्यकलाप है, लेकिन झूठ का जो गोविंदा है मोदी, तो उस पर कोई लगाम अभी भी नहीं लगा है। तो चुनाव में भी जनता भी देख रही है, समझ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत अच्छे से समझ गई है, वॉशिंग मशीन भी मोदी जी का जनता समझ गई है। तो इसका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा।